नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देखने आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केटी। नजर डालेंगे उत्तराखंड की कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। अल्मोड़ा के मारचूला में हुए सड़क हादसे की वजह से उत्तराखंड सरकार ने अब राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम सादगी से मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अल्मोड़ा के मारचूला में खुद सड़क हादसा हुआ। सरकार मृतक के परिजनों के साथ जहां खड़ी है, वहीं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रही है। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम सादगी के साथ अब मनाए जाएंगे। हाँ, सभी कार्यक्रम, क्योंकि इतना बड़ा शोक है तो सभी कार्यक्रम हमारे जो है सादगीपूर्ण तरीके से। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा नॉर्थ जोन वाइस ट्रांसफर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। देहरादून के ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 100 से ज्यादा नॉर्थ इंडिया के विश्वविद्यालय के कुलपति ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। कॉन्फ्रेंस की थीम उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी एकीकरण रहेगी, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा किया गया। कॉन्फ्रेंस में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विस्तृत शिक्षण मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी रहेंगी। ग्राफिक एरा एसोसिएशन के चेयरमैन कलम घनसाला ने नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस को उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य बताया है। उन्होंने कहा, अब देश को बढ़ाने के लिए भारत के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एकजुट होने की बेहद जरूरी है, जिससे आगामी तकनीकी चुनौतियों को एकजुट होकर समझा जा सकेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कमल घनसाला जी को बधाई दे रहा हूँ कि उनका मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा बन गया है। आज यहाँ पे EIU का ये पूरे नॉर्थ जोन का यहाँ पे कुलपतियों का सम्मेलन किया गया है। ये 2 दिन में सम्मेलन चलने वाला है। इसमें आप महामहिम राज्यपाल भी आए थे, मैं भी आया था। 5 प्रमुख बातें हमने कही। एक तो विश्वविद्यालयों को रैंकिंग मिलाना है। दूसरा, विश्वविद्यालय में नवाचार हमको अच्छे करने हैं। तीसरा, हमको क्वालिटी एजुकेशन देनी है। चौथा, हमको जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 को भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हम पूरे सभी विश्वविद्यालय में 100 सेमिनार इसमें करने जा रहे हैं। एक जो NEP 2020 है, इसका क्रियान्वयन जो है बहुत अच्छा विश्वविद्यालय में करना है। ये 5 विषयों पर हमारी आज मेन थीम थी और मुझे लगता है कि EIU पूरे देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है। 100 वर्ष जो है उसके गठन के हो गए हैं और आज उनका एक पहला सेमिनार है। पूरे देश में 5 सेमिनार उनके हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, खाली ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए ही जो है बहुत ही जो है हर्ष का विषय है कि पूरे नॉर्थ इंडिया के यूनिवर्सिटीज के करीब 100 वाइस चांसलर्स यहाँ पे फिजिकली आए और 100 वर्चुअली कनेक्ट हुए और यहाँ पे वाइस चांसलर्स के बीच में मंथन चलेगा जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी अब आगे आने वाली है, जैसे AI है, साइबर सिक्योरिटी है या ब्लेंडेड लर्निंग है, वर्चुअल रियलिटी है। इन सारे सब्जेक्ट्स में बात होगी और आपस में नेटवर्किंग का भी जो है बहुत अच्छा मौका है सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि अब कंपटीशन खाली इंडिया में नहीं है, पूरी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ से कंपटीशन है और उसमें बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ का फायदा उठा के आगे बढ़ें जो इंडियन यूनिवर्सिटी। देहरादून में जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। जैविक उत्पाद परिषद के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जैविक उत्पाद परिषद के ढांचे से सुदृढ़ करने के लिए 67 नए पदों को स्वीकृति मिली। इसके साथ ही परिषद में कार्यरत कर्मचारियों का बीमा कराए जाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ। वहीं प्रदेश में जैविक कृषि के सतत विकास के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत कराए जाने पर सहमति बनी। साथ ही प्रदेश में जैविक कृषि से संबंधित प्रशिक्षण सुविधाओं को विकसित करने के लिए राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र अल्मोड़ा को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन हुआ। जैविक कृषि के संबंध में अभिलेखों को ऑनलाइन किए जाने तथा परिषद में प्रस्तावित विभिन्न कार्यों को सेवा प्रदान एजेंसी को सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव भी बैठक में पारित हुआ। इस मौके पर जैविक उत्पाद परिषद को अब प्रदेश के बाहर भी कार्य करने के प्रस्ताव व CSR फंड प्राप्त करने के भी प्रस्ताव पर सहमति बनी। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि जैविक उत्पाद परिषद का अध्यक्ष मुझे नामित किया है और मैंने एक हफ्ते के अंदर ये बैठक आउट की है और जो मैंने मंत्रालय संभालने के बाद 2.5-3 साल में अनुभव लिया है, तो आज बोर्ड के
कई माननीय सदस्यों के साथ, अधिकारियों के साथ हमने शेयर किया है। और धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 की जो हमारा आज 25 साल का होगा, हम 50% से अधिक जैविक होंगे। आज हम 30% ऑर्गेनिक हैं। हमने संकल्प दिया है कि हमारे कम से कम 95 ब्लॉक को 46 डैमी को हम ऑर्गेनिक करेंगे। आज हमारा एक जिला ऑर्गेनिक है, रुद्रप्रयाग, हम 5 जिलों को ऑर्गेनिक करेंगे, क्योंकि आज ऑर्गेनिक खेती में इतना फायदा है कि जो चीज ग्रहण के लिए जो चावल 100 रुपये किलो बिकता है, अगर वो ऑर्गेनिक जाता है तो उसका दाम 250 से 300 रुपये हो जाता है। और इसके लिए किसानों की ट्रेनिंग के लिए मछखाली और टीवी में हमारे सेंटर इनको रिवाइव कर रहे हैं। अभी तक 30,000 लोगों ने मछखाली से जहाँ से ट्रेनिंग ली है। मैंने अधिकारी को निर्देशित किया कि शीघ्र ही हमारे ट्रेनिंग सेंटर रिवाइव हो। और मुझे पूरा भरोसा है, इस साल से हमारे एमडी और हमारी टीम काम कर रही है। आने वाले समय में हमारा जैविक उत्पाद परिषद पूरे देश के अंदर, अभी तक हमें जैविक उसमें लगातार 3 साल से प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। तो पुरस्कार मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है। अभी हमने एक एनयू नेशनल कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिससे भारत सरकार का जो है एक एनयू हमने साइन किया है। जितना हमारा जैविक उत्पाद होगा हमें बहुत अच्छी मार्केट मिलेगी और उसके साथ उसको इंसेंटिव भी देंगे। पहले चरण में हम उनको यहाँ का वैकल्पिक राइस दे रहे हैं। फिर भी हम 300 टन बासमती राइस उस संस्थान को देंगे। उसके बाद जो हमारे अन्य उत्पाद हैं उस पर हम फोकस करेंगे। आज हमने एक फैसला और किया है कि प्रधानमंत्री जी के पूर्व सलाहकार जो मेरे अरविंद मित्र मेरे अनुरोध पर यहाँ पर आए हैं, जिनका इस फील्ड में बहुत अपराध एवं कानून व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन को लेकर पुलिस विभाग द्वारा समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने की। समीक्षा गोष्ठी में समस्त परिक्षेत्र जनपद प्रभारियों, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ और रेलवेज के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। गोष्ठी के दौरान पुलिस महानिदेशक जनपद प्रभारियों को अपराधों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने व अपराधों को न्यूनीकरण किसी भी दशा में न करने के साथ ही अपराध दर में होने वाली बढ़ोतरी व गिरावट के कारणों की थाना व सर्किल स्तर पर समीक्षा कर उनको दूर करने के दिशा निर्देश जारी किए। इनामी अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही एवं ऑपरेशन स्माइल में गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों से मिलाने हेतु प्रभावी अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु भी निर्देश दिए गए। संपत्ति की बरामदगी 61% से नीचे प्रोफोम करने वाले जनपदों को संपत्ति की बरामदगी प्रतिशत में वृद्धि करने हेतु निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए कानूनों में बीएनएस के अंतर्गत दर्ज होने वाले मुकदमों की विधिक प्रक्रिया का भी सभी जनपद प्रभारी भली भांति अध्ययन कर आने वाली समस्याओं से अवगत कराएं। संबंधित थाना स्तर पर कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और वर्ष 2025 से संबंधित जनपद प्रभारी पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी होंगे। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी विशाल बिछानी शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ भाजपा केदारनाथ सीट को अपने पक्ष में करने के लिए विशेषकर महिला वोटों पर फोकस कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई रावत को चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अनुकृति गोसाई हमारे कार्यकर्ता है और जो लोग वहां से पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़े थे वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये सभी लोग मिलकर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ सीट बीजेपी की सर्वाधिक मत से जीतने वाली सीट है। भाजपा के नए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए बसु केदार क्षेत्र में कई गांवों का भ्रमण कर जनता को संबोधित किया।
भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि इस बार की केदारनाथ यात्रा में रिकॉर्ड यात्री पहुंचे हैं। आपदा के कारण 1.5 माह केदारनाथ यात्रा कुछ प्रभावित रही, जिससे मुख्यमंत्री की निगरानी में प्रदेश सरकार ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए यात्रा को आम श्रद्धालु के दर्शन हेतु सुगम बनाया। देखिए, हम जनता के बीच विकास के मुद्दों को लेके जा रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के द्वारा जो विकास कार्य गांव में हो रहे हैं, क्षेत्र में हो रहे हैं, उनसे लोगों में उत्साह है और लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं और आने वाली 20 तारीख को बहुत ही उत्साह के साथ क्षेत्र की जनता मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और यहाँ से केदारनाथ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से विजय होगी। पूर्ण केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता में बहुत उत्साह है। अभी जब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अगस्त मुनि में आए थे, उन्होंने वहाँ पर कई योजनाओं की घोषणा की। पूरे विधानसभा के हर क्षेत्र के लिए उन्होंने घोषणा की और उन घोषणाओं के शासनादेश भी जारी हो चुके हैं, जिसमें 750 करोड़ की योजनाएं हमारे केदारनाथ विधानसभा के लिए माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने स्वीकृत की हैं। हम सभी केदारनाथ विधानसभा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं, जहां सड़क की योजना थी, सड़कें स्वीकृत कर दी गई हैं। जहां डामरीकरण की योजना थी, वहां डामरीकरण के लिए योजना स्वीकृत कर दी गई है। हमारे कॉलेजों में चाहे अगस्त मुनि हो, चाहे विद्यापीठ गुप्त काशी डिग्री कॉलेज हो, दोनों जगह जिन विषयों की मांग बच्चों ने की थी, हमारे युवाओं ने की थी, उन विषयों की मांग वहाँ पर हो चुकी है। गुप्त काशी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति हो चुकी है। ऊखीमठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्वीकृति कर दी गई है। चोपता में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्वीकृति हो चुकी है। वहाँ पे पॉलिटेक्निक के भवन की स्वीकृति हो चुकी है। 10 जिला में हमारा जो मिसिंग लिंक मोटर मार्ग था, उसका काम प्रारंभ हो गया है और वो बहुत जल्दी। उत्तराखंड राज्य आगामी 9 नवंबर को अपना 25वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य स्थापना दिवस के लिए सभी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन आज के कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लोगों को नहीं मिल पाया है। आखिर राज्य बनने के बाद राज्यवासियों को क्या मिला? राज्य की कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका हल अभी तक नहीं निकला। भाजपा विधायक तो अपने साथ साथ सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सत्ता में जो भी रहे, उनके लिए राज्य दूसरे नंबर पर रहा है, पहला नंबर स्वयं के विकास पर रहा है। भाजपा विधायक के बयान पर कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति कम रही है, जिसका खामियाजा आज राज्य के लोग भुगत रहे हैं। अभी आप जब 9 तारीख को लोगों के स्टेटमेंट देंगे तो आपको तमाम लोग पहाड़ों पर ये कहते हुए, तमाम महिलाएं ये कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि राज्य बना तो बना, लेकिन हमें क्या मिला। एक सामान्य अस्थायी सवाल पिछले 24 वर्षों से लगातार ये मेरे जहन में गूंज रहा है कि पहाड़ की जनता आज भी कह रही हमें क्या मिला। हमने वहां पर विकास कार्य की, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले से इसका बहुत बेहतर हुई है। अपने लोग नेतृत्व कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पहले से जो हमारा एक प्रश्न था कि हम उत्तर प्रदेश साथ रहते हुए अपना नियोजन स्वयं नहीं कर पा रहे थे, हमने अपने हाथों में नियंत्रण चाहिए था, वो हमें मिला है। हमारे से लोग वो कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर कहीं कमियां हैं तो क्यों कमियां हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। आज भी उत्तराखंड में भ्रष्टाचार कम नहीं, आज भी उत्तराखंड की कार्य संस्कृति उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए, आज भी नहीं। आज भी तमाम राजनीतिक लोग अपने घर भर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिस भावना से राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, अपनों के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, अपने लिए नहीं लड़ी गई। ये बड़े स्पष्ट जानने सब लोग, जो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, ये सामूहिकता का भाव लेकर लड़ाई लड़ी गई थी पहाड़ की अस्मिता के लिए, पहाड़ की संस्कृति के लिए।
पहाड़ के उद्धार के लिए ये लड़ाई हमारी नहीं। आज भी वो प्रश्न खड़े हैं, मोबाइल खड़े हैं, आज भी लोग उसका जवाब ढूंढ रहे हैं। क्योंकि विनोद चमोली जी 2 बार नगर निगम के मेयर रहे हैं और 2 बार से विधायक हैं। उन्हें अपना दर्द मुख्यमंत्री से साझा करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि वो विकास के प्रति इतने उदासीन क्यों बने हुए हैं कि अपनी पीड़ा उनको सार्वजनिक मंच पर व्यक्त करनी पड़ती है। इससे आप प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि विकास थम गया है, विकास नजर नहीं आ रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल रही, उत्तराखंड से पलायन नहीं रुक रहा है, उद्योग बाहर नहीं चल रहे हैं, 2 तरफा निराशा है। और उसके बाद भी भाजपा के लोगों के सिर्फ सत्ता का अहंकार चढ़ा हुआ है। तो आप विधायकों की बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष के जो आरोप हैं वो बिल्कुल सही है। सरकार के काम पे जोर देनी चाहिए और अब जनता की खुद लेने का समय है। और अब भी अगर जनता को आप नजरअंदाज करेंगे, विकास को नजरअंदाज करेंगे तो जनता अब इनको। हरिद्वार में हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हुई। बैठक की अगुवाई गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि बोर्ड बैठक में हरिद्वार शहर को सुंदर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके तहत प्राधिकरण के द्वारा विकसित किए गए पार्कों को जल्द ही नगर निगम को सौंप जाने की योजना है। साथ ही हरिद्वार के विभिन्न चौराहों को सुंदर और विकसित करने की भी बोर्ड में स्वीकृति दी गई। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण के द्वारा हरिद्वार की जनता के लिए विश्व स्तरीय क्रिकेट ग्राउंड का निर्माण किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के लैंड बैंक को लेकर भी चर्चा की गई। तो बोर्ड बैठक है और इसमें कई ऐसे प्रस्ताव भी आए हैं जो हरिद्वार और इसकी जो भी प्राधिकरण की एरिया है वहाँ के विकास के लिए काफी दूरगामी साबित होंगे। मुख्य रूप से एक तो जो प्राधिकरण ने हमारे पार्क डेवलप किए थे उनको अब नगर निगम को हस्तांतरित करने का एक निर्णय लिया गया है और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि नगर निगम उनके हस्तांतरण से पहले उसका एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन करके जैसे कि सारी चीजें सुव्यवस्थित हों तो उसके उपरांत उसका वो हस्तगत उसको अपने पक्ष में कर ले और उसकी मेंटेनेंस को बाकायदा बरकरार रखे। इसी प्रकार से जो चौराहे हमारे कुंभ के समय में बने थे उसकी जो दशा है वो बहुत अभी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उसके लिए तो पिछली बोर्ड मीटिंग में कमेटी गठन किया गया था और उस कमेटी की रिपोर्ट दिया गई है और यूसी साहब ने बताया कि उसका परीक्षण करके उनके सौंदर्यीकरण की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट नगर में भी कुछ प्लॉट हमारे काफी अच्छे निकले हैं तो उनका जो हमारा क्राइटेरिया था उनके अर्हता का उसमें उसको भी कुछ रिलैक्स किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया जिसमें डीएम हरिद्वार करविंदर सिंह ने जनता की फरियाद सुनी। इस दौरान बदमाशों से पीड़ित क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपने परिवार को खतरा बताते हुए डीएम हरिद्वार से आरोपियों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। पीड़ित व्यक्ति ने तहसील दिवस में डीएम के सामने लक्सर पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार न करने के आरोप लगाए। पीड़ित व्यक्ति चंद किरण का कहना है कि उनके घर पर कार में बैठकर आए 4 बदमाशों ने फायरिंग की, जो सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड है, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है और न ही उनसे हथियार बरामद कर रही है। उसे लक्सर पुलिस पर विश्वास नहीं रहा है। वहीं इस मामले में डीएम करविंदर सिंह ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, आगे और भी कठोर कार्रवाई करेगी। सर, लक्सर में लगातार फायरिंग के लोगों पर मामले सामने आ रहे हैं। प्रार्थना पत्र भी तहसील दिवस में आपके समक्ष आया, क्या कुछ कहेंगे सर? जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है, आगे और कठोर कार्रवाई करेगी। मेरे घर पर 18/10/2024 को सड़क में 4 बजे फायरिंग हुई। 4 बदमाश साथ द्वारा आए थे और शिक्षा में उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में पड़ोसी क्षेत्र की जनता ने उप जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। तहसील दिवस में सड़क, सिंचाई, पेंशन, अतिक्रमण, जमीनी विवाद एवं रास्ता विवाद आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दे छाए रहे। वहीं तहसील दिवस में आए अधिकांश प्रार्थना पत्रों में से अधिकांश का उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने मौके पर निस्तारण कर दिया, जबकि अन्य समस्याओं के प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया।
शिकायतें गई है कि कुछ पैमाइश को कुछ राशन को लेते हैं, तो उन शिकायतों में कुछ तो मौके पर निस्तारण किया जा रहा है और भी जो इसमें शिकायतें प्राप्त होगी उनका सब समय निस्तारण किया जाएगा। इस समय ये मुख्य इसमें जो भी जनता की समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए। इसके साथ ही कुछ विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो नहीं आए। लालगुड़ा में 150 से अधिक दुकान स्वामियों को वन विभाग द्वारा दिए गए अतिक्रमण खाली करने के नोटिस को लेकर स्थानीय दुकान स्वामियों में भारी रोष देखने को मिला है। स्थानीय दुकानदारों ने वन विभाग पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। बताते चले कि बीते दिनों सराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की टांडा रेंज के अंतर्गत लालकुआं स्थित वीआईपी गेट तथा ट्रांसपोर्ट नगर में 150 से अधिक दुकान स्वामियों को खाली करने के नोटिस जारी किए गए, जिसमें 8 नवंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ। मिले नोटिस के बाद स्थानीय दुकान स्वामियों ने क्षेत्रीय विधायक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। इस पर विधायक ने उन्हें उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। नोटिस दिया है हमें 8 नवंबर का। 8 नवंबर के बाद कह रहे हैं हटा दिया जाएगा, जिसमें हम पिछले 15-20 साल से यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे हैं और कम से कम 40-50 परिवार हैं यहाँ जो सभी परेशान हो गए हैं जब से नोटिस आया है। पूरा गांव हमारा परेशान। रामनगर ग्राम टिग्गुली की क्षेत्र में जंगल में घास और लकड़ी लेने के लिए गई एक महिला पर बाघ ने हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना कॉर्बेट नेशनल पार्क के सतगुली रेंज की बताई जा रही है। बाघ की शिकार बनी महिला की पहचान 50 वर्षीय कौशल्या देवी के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामीण कौशल्या देवी को खोजने के लिए जंगल में चले गए। बताया जाता है कि इस दौरान वन कर्मियों द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई। वहीं करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कौशल्या देवी का लहूलुहान हालत में शव बरामद कर लिया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि जाड़े के समय जंगल में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ 500 महिलाएं जंगल गई थी घास पे थे, घास कपड़े के अमूमन जाते ही हैं लोग जंगल के अंदर। तो अभी 1 घंटा पहले सूखा मुझे भी क्या करें टाइगर का अटैक हो गया है और महिला को टाइगर ने पकड़ लिया है। सूखा मिलते ही सभी ग्रामीण जो जंगल के अंदर गए और मसूरी में 16 वर्षीय लड़की पिछले 8 दिनों से गायब है, जिसको लेकर लड़की के मां बाप पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस द्वारा अभी तक लड़की को ढूंढने में असफल साबित हो रही है। लड़की के माता पिता ने बताया कि 29 अक्टूबर को उनकी 16 वर्षीय लड़की मसूरी के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से वापस अपने घर को जा रही थी कि मसूरी पेट्रोल पंप के पास से उनकी लड़की अचानक से गायब हो गई। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा अपनी लड़की को ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किया गया, परंतु वह सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने 2 नवंबर को मसूरी के कोतवाली में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि उनको डर है कि कोई उनकी लड़की को बहला फुसला के ना ले जाओ या किसी असामाजिक तत्व उनकी लड़की को उठा कर ना ले जाओ। उन्होंने पुलिस और सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी लड़की को ढूंढने के लिए उनकी मदद की जाए। हम लोग यहाँ कोतवाली में इकट्ठा हुए हैं ताकि उनको न्याय दिलाया जा सके। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बार बार इसको टाल मटोल करके बार बार देश में देख दे रही है। आज जो हम लोग यहाँ आए तो आपके माध्यम से भी पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि हम संबंध से डिटेल्स पे डाले गए हैं। बाकी इसे गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। नमस्कार।